गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठें और जैसे ही कुछ आप लोग को यूनिक डेटा मिलता है उसको नोट कर लीजिए। और सेट के लास्ट में जब लोग मैथ्स का डिस्कशन करते हैं तो मैथ्स आप लोग भी बनाए कीजिए साथ साथ। बहुत अच्छा लगता है जब आपका जवाब आता है, लगता है कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो बहुत एक बेहतर डायरेक्शन की ओर जा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आपने देखा होगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन है 73, 74, 98 और 97। आंसर क्या होगा? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सहकारी समिति के लिए याद रखेंगे कौन सा है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और मैं फिर से बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि अब जो है पॉलिटिकल साइंस में एक लेवल नीचे जा रहा है। अच्छा, ये संशोधन हुआ कब? तो ये संशोधन हुआ 2011 में। कब हुआ? 2011 में। इसका आउटपुट क्या क्या है? तो इसके टोटल 3 आउटपुट हैं। 3 आउटपुट का मतलब हो गया टोटल 3 जगह इसका संशोधन का जिक्र हुआ है। पहला कहाँ? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के सी में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। सेकेंड कहाँ हुआ है? आर्टिकल 43 ख यानी कि बी। 43 में एक बी जो है वो ऐड किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। आपको देख रहे होंगे 43 डीपीएसपी है। और क्या? एक पार्ट अलग से जुड़ा। ठीक है, एक पार्ट कौन सा? आई बी, आई एक्स और आई एक्स बी, यानी कि पार्ट 9वां बी जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 जो है वो आपका क्या है? नगर पालिका और पंचायत है ना, जिसमें आपका 243 आर्टिकल है। 243 से लेकर 243ZG तक आर्टिकल है। ठीक है। और यहाँ पर उससे आगे बढ़ा गया है ना। यहाँ पर 243, इसको नोट कर लीजिएगा, ZG से आर्टिकल 243ZD तक गया है। जी की जगह यहाँ H होगा, है ना। कितना तक गया है? 243ZT तक गया है। वापस से मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आर्टिकल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक तो 19(1)C में सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है। एक आर्टिकल 43B में एक ऐड हुआ है। ठीक है, सहकारी समिति के प्रोत्साहन के लिए बताया गया है। और आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक ऐड हुआ है। ये हुआ है आपके भाग 9 के ख में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो हम लोग को लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन सी है, जहां हम लोग क्या है, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 और 226, जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अदरवाइज बाकी किसी आर्टिकल में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं है। एक तो ये आर्टिकल 446 है जो गलत है ही नहीं। टोटल भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो याद रखेंगे, भू राजस्व के लिए जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है ये कौन लाए? ये लाए लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। रिसेंटली 1-2 सेट में ये क्वेश्चन अक्सर घूम रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ों को पूरी तरीके से याद कर लेना है। और ये जो स्थायी बंदोबस्त लाए कॉर्नवालिस, कब लाए? तो ये लाए 1793 में। कब लाए? 1793 में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अच्छा, ये जो आपका स्थायी प्रणाली है, बंदोबस्त प्रणाली है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। 89% और 11%, मतलब जो कलेक्शन वसूल रहा है जमींदार वो उनको मिल रहा था 11% और बाकी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा था 89%। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछ देता है सीधे सीधे किसने बनाया, यहाँ दे दिया है किसने बनाया है, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है। आपसे इनका क्या पूछ रहा है? डायनेस्टी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये डायनेस्टी था गंग डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी थे? पूर्वी गंग डायनेस्टी थे। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर सीधा सीधा ऑप्शन की बात करें तो आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन K2। लेकिन याद रखिएगा ये आपका POK क्षेत्र में है, पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में इसका जो चोटी है वहाँ पड़ता है।
इसलिए कभी कभी पूछता है कि पूर्ण रूप से भारत में जो है उच्चतम श्रेणी कौन सा है, तो वो कौन सा है, कंचनजंगा होगा। लेकिन अभी फिलहाल आंसर के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉडविन ऑस्टिन K2 होगा। इसको K2 भी कहा जाता है। इसकी हाइट क्या है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर है। चलें आगे। और जब हम बात कर ले कंचनजंगा का जो पूर्ण रूप से भारत में है, तो ये क्या है आपका 8586 मीटर है। कितना है, 8586 मीटर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है देखिए करेंसी। तो देखिए कंट्री, कैपिटल, ठीक है, और करेंसी, ये जो CCC है ना, ये आपको कुछ कंट्रीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे कंट्रीज जिनका रिसेंट में डिस्कशंस हो रहा हो, और कुछ ट्रेडिशनल भी हैं जो पुराने हैं, तो हम लोग इसको लेकर भी एक डालेंगे, हम लोग एक वीडियो डालेंगे। चलते हैं आगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब ये है कि कोई एक ही आंसर सही होगा। देखिए जब म्यांमार की बात कर रहे हैं तो म्यांमार का जो करेंसी है उसको क्यात बोलते हैं, और थाईलैंड की करेंसी को हम लोग बहत बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। बात कर लें कंबोडिया का, तो कंबोडिया का रियल है, ये सही है। कंबोडिया के करेंसी को क्या बोलते हैं, रियल कहते हैं। और वियतनाम के करेंसी को हम डोंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंग। ठीक है, चलें आगे। आई होप सो इसका आंसर समझ में आ गया, कंबोडिया का रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका कौन सा है, पाक स्ट्रेट है। पाक जलडमरू मध्य है। तो जलडमरू मध्य स्ट्रेट किसको कहते हैं, दो बड़े बड़े आपके जो लैंड एरिया है या दो वाटर एरिया है, उन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, स्ट्रेट करता है। ठीक है, अब बात कर लें। देखिए यहाँ पर आपको दो चैनल के बारे में कह रहा है, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये क्या है, 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका भारत के जो मालदीव्स है, तो मालदीव और मिनिकॉय दो अलग अलग आइलैंड है, उसको अलग अलग करता है। कौन करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव एक देश है, और भारत का मिनिकॉय, ठीक है, ये आइलैंड है जो लक्षद्वीप का है, इन दोनों को अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल की बात कर लें तो ये किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार को। ठीक है, अंडमान, सीधा सीधा बोलिए, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 को। ठीक है, अच्छा जब बात कर लें 8 है 10 है तो क्या 9 भी है, तो यस 9 भी है। 9 जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, यहाँ लक्षद्वीप कर लीजिए आप, ठीक है, और मिनिकॉय को, इन दोनों को अलग कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। तो 8 हो गया मालदीव और मिनिकॉय, 9 हो गया लक्षद्वीप मिनिकॉय, और 10 हो गया निकोबार और अंडमान समूह को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था आपका, पाक जलडमरू मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर है आपका दुर्गापुर। अच्छा इसको याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है। सेकेंड क्या, जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स की जो पूर्व राजधानी थी वो कौन थी, वेस्ट बंगाल थी। तो याद रखिएगा कि जो लौह इस्पात संयंत्र जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था वो कहाँ, दुर्गापुर में गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में बांटता है। तो देखिए सीधा सीधा वैसी लाइन जो भारत से गुजरता हो, और हम लोग सभी को पता है कि वो कौन सा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग क्रॉस करती है। अब बात कर लें इक्वेटर का, तो इक्वेटर क्रॉस ही नहीं करता है। मकर रेखा तो ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस कर रहा है, और आर्कटिक सर्कल भी क्रॉस नहीं करता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा जब बात कर लें हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा का, तो याद रखेंगे कर्क रेखा 23.5, हाफ का मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेंगे, 0.5 कह सकते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है आपका 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के इस जोन को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी पाई जाती है, मतलब पूरे साल जो सन का जो रोटेशन है 90 डिग्री, वो 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की ओर रह जाती है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है हल्दिया, कोयाली, डिगबोई और मथुरा। आंसर है आपका डिगबोई। अच्छा डिगबोई है कहाँ, ये है असम में। कहाँ है, असम। और ये कब इसमें स्टार्टिंग हुआ था तेल शोधन यानी कि प्योरीफाई करना ऑयल को, तो ये हुआ था आपका 1901 में। कहाँ,
1901 में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की थी? सुलह ए कुल का मतलब सारे धर्मों के बीच में जो सुलह हो जाना, मतलब मिल जाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है? अकबर है। कौन है? अकबर है। अच्छा, अकबर से रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, है ना। पहला क्या? 1562, 1563 और 1564। आई होप सो आप लोग को ये याद होगा। अगर किन्हीं को याद है ये 62, 63, 64 क्या है, तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद लिख कर देंगे कि अकबर का ये 3 मुख्य काम क्या था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक, क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। तो ऑप्शंस है आपका जॉर्ज बार्लो, कर्जन, रिपन और लिटन। तो जैसा हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। ठीक है। और इनका ये प्रस्ताव कब आया था? इनका प्रस्ताव आया था 1882 में। कब आया था? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था? यानी किस लैंग्वेज में? देखिए ऑप्शन में लैंग्वेज दे रहा है, ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी। तो याद रखेंगे जो अशोक ने लिपि लिखवाया था वो तीनों लैंग्वेज में लिखवाया था। किसमें? ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। और यहाँ तक कि याद रखिएगा एक और लिपि है जिसको हम ग्रीक लिपि कहते हैं। तो टोटल 4 लैंग्वेज में अशोक के हम लोगों को शिलालेख मिले हैं। अच्छा, शिलालेख पे लिखवाने का जो सबसे पहला राजा थे वो भी कौन थे? अशोक थे। यानी कि इन्होंने अपने मैसेजों को पत्थर पे उकेर दिया था और वही क्या? शिलालेख कहलाए। अच्छा, ये चीज़ देखें कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिरें हैं उसमें से क्या है जो नहीं पाया जाता है? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम और प्रदक्षिणा। तो याद रखिएगा आंसर है गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है बल्कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है। यानी मंदिरों के बाहर एक बड़ा सा गेट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो याद रखिएगा होयसल की राजधानी कौन सी थी आपकी? द्वार समुद्र थी। कौन सी? द्वार समुद्र थी। चलें आगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया था? यानी आपसे पूछ रहा सीधा सीधा नरम दल के कौन कौन से हैं। तो देखिए अरविंदो घोष कई बार डिस्कशन में हो चुका है कि नहीं है। लाल, बाल और पाल और प्लस अरविंदो घोष ये क्या हैं? आपके गरम दल के नेता हैं। तो नरम दल के नेता कौन से हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। और आप लोग को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? MK गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन है? MK गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? तो पहले जानने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा टाइमलाइन पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए साइमन कमीशन 1928 आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट 1932। कब? गांधी इरविन पैक्ट 1932 के आसपास। ठीक है, या 31 कह लीजिए आप, 31 कह लीजिए, 30, 31, 32 में सेकेंड वाले में हुआ था। और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ था 1939 के आसपास। कब हुआ था? 1939 के आसपास। चलें आगे। तो अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। जो आपका बोध गया वाला है अधिवेशन वो आपका सबसे पहले हुआ था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? यानी आपसे पूछ रहा है कि रानी झांसी रेजिमेंट जो बना था उसकी हेड कौन थी? तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? उषा मेहता है, एनी मस्करिन है, अरुणा आसफ अली है और लक्ष्मी सहगल है। तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मी सहगल जो है रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडेंट थी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है?
जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये आंसर आता होगा, आई होप सो उनको ये आंसर देना चाहिए ऑप्शंस में। ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, लोथल और हड़प्पा। चलें आगे। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो देखिए वल्लभाचार्य की बात कर लें और आपसे पूछ रहा है किस दार्शनिक विचारधारा रखा है उन्होंने, तो उन्होंने क्या रखा है? शुद्धाद्वैत रखा है। क्या रखा है? शुद्धाद्वैत रखा है। अच्छा, जब बात कर ले हम लोग अद्वैतवाद का, शंकराचार्य के बारे में अगर बात कर लेते तो शंकराचार्य अद्वैतवाद को, अद्वैतवाद, ठीक है, ये इसके लिए जाने जाते हैं शंकराचार्य, ठीक है। और वल्लभाचार्य किसके लिए है? वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद के लिए, ठीक है, जो आपका ये आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कारकोट वंश की जो स्थापना थी वो दुर्लभवर्धन ने की थी। किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने की थी। कौन सा वंश है ये? कारकोट वंश है। अच्छा, ये कारकोट वंश कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये आपके कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का वंश है एक। उसके बारे में, उसकी स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है सैयद वंश, और जब हम सैयद वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को टाइमिंग पहले पता होना चाहिए सैयद वंश का कब से कब तक है। तो देखिए सैयद वंश का टाइमिंग था 1414 से 1451 तक, ये था सैयद वंश का, है ना। गुलाम, खिलजी, तुगलक और उसके बाद सैयद और इसके बाद लोदी, ठीक है। तो सैयद वंश का कार्यकाल आपको पता चल गया। अब बात कर लें ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे। तो ऑप्शन सब आपका है खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन शाह। तो आंसर क्या होगा? आंसर है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो विधि मंत्री का मतलब लॉ मिनिस्टर, और लॉ मिनिस्टर प्रथम कौन थे आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, और नहीं है तो ढूंढिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतलब आवंटन यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिफारिश कौन करता है? तो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद, योजना आयोग और वित्त आयोग। तो याद रखिएगा आंसर है आपका वित्त आयोग। आर्टिकल 280 इसका काम ही है सेंट्रल स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में वर्णन है? तो देखिए भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ना, जिसमें इंडिया और भारत कहा गया है। और जो आपका पार्ट 2 है ये आपका है 5 से लेकर 11 तक, ये आपकी क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। पार्ट 3 क्या है आपका? 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35, ये है आपका मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 है आपका 36 से लेकर 51 तक, ये है आपका DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। देखिए ये जो मुख्य सचिव होते हैं इनका नियत कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि मुख्य सचिव कब तक भी रह सकते हैं, एक फिक्स टेन्योर नहीं है। और जब बात कर ले राज्य के मुख्य सचिव को उसके राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? केवल एक होगा, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? केवल एक। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जब विश्व विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो वो आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा? 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो वो मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अच्छा 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि CB रमन का जन्मदिन उसी में है। रमन इफेक्ट उन्होंने बताया था, उसके खोज के लिए हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और जब बात करते हैं विश्व विज्ञान दिवस की तो वो कब है? 10 नवंबर को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। यानी कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश है जो स्थानीय स्वशासन पर ज़्यादा फोर्स दिया, है ना, जो बल दिया।
ऑप्शन है पल्लव, चोल, वाकाटक और राष्ट्रकूट। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका चोल साम्राज्य, है ना। हम लोग ये एक सेट और में डिस्कशन किए थे हम लोग, ठीक है। जब बात करें कि चोल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय, ठीक है। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और चोल वंश की राजधानी की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं तंजावुर। क्या कहेंगे? तंजावुर, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जो सफ़ेद कली है मक्का की बात कर रहा है, वो किस तत्व की कमी से होगी? तो आंसर है आपका जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की। अच्छा, जिंक का एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा जिंक का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 30 है। कितना है? 30 है। और वेट के हिसाब से बात करें तो 65। कितना एटॉमिक मास यूनिट है? 65 है आपका जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो देखिए स्थानीय, ये जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू उनको पता होगा ये कि स्थानीय स्वशासन जो है वो क्या, जन स्वास्थ्य के लिए है, स्वच्छता के लिए है, जन उपयोगी सेवाएं हैं, ये नहीं। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है ना, जो प्रशासन है वो क्या है, राज्य के हाथ में है। चलें आगे। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलता है? तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी यही आंसर होगा, क्योंकि काली मिट्टी इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए पूरे अभी तक के इतिहास में 2 परमाणु बम गिराए गए हैं, ठीक है। एक आपका 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। किस पे गिरा था? जापान के 2 शहर। पहला गिरा था हिरोशिमा पे। पहला किस पे गिरा था? हिरोशिमा पे पहला गिरा था। और दूसरा गिरा था किस पे? नागासाकी पे। दूसरा किस पे गिरा था? नागासाकी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? हिरोशिमा होगा। कब गिरा? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। अब बात आई कि परमाणु बम के बारे में। तो परमाणु बम के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो हैं वो परमाणु बम के आविष्कारक हैं, फादर हैं। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना? तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा गणतंत्र का मतलब। याद रखिएगा गणतंत्र का मतलब होता है कि जब किसी देश का जो प्रधान व्यक्ति है उसका चुनाव इलेक्शन के थ्रू हो, ठीक है। हायरार्की की तरह ना हो कि हाँ किसी का पिता था तो उसका बेटा भी उस पोस्ट पे बैठेगा। जैसे इंग्लैंड की बात कर लें तो राजा का बेटा ही राजा होता है ना। वही आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है। इंग्लैंड में जो टॉप मोस्ट है वो कौन है? राजा है, जो फर्स्ट पर्सन आप कह सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट पर्सन कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये पहली बार कब हुआ? तो ये हुआ 1950 में। कब हुआ? 1950 में। और तभी से हम कह सकते हैं भारत क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? तो आप लोग सभी को पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन 22, 35, 42 और 47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मेगास्थनीज भारत आया था। अब पूछ रहा है किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। और ये कौन था? बेसिकली ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनी। अच्छा, भारत आकर इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। तो याद रखना है कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन सी आपका राजस्थान, वहाँ पे कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन है? तमिल है। कौन सा है? तमिल। अच्छा, तमिल तो आप लोग को पता होगा तमिलनाडु में बोला जाता है। क्वेश्चन ये है कि तेलुगु कहाँ बोला जाता है ना? तो तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, एपी में बोला जाता है, ठीक है। फिर कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो कन्नड़ आपको पता होगा कर्नाटक में बोला जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। और मलयालम कहाँ बोला जाता है? मलयालम केरल में बोला जाता है। क्लियर? ये 4 लैंग्वेज आपको याद रखना है और चारों में सबसे समृद्ध कौन सा है? तमिल है। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो देखिए इसका भी जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद संहिता का रचयिता कौन था। तो याद रखेंगे ऑप्शन के थ्रू अगर चलें तो वृहद रचयिता कौन है, वृहद संहिता के वराहमिहिर हैं। कौन है, वराहमिहिर हैं। और वराहमिहिर कौन थे, तो वराहमिहिर एक खगोलज्ञ थे। खगोलज्ञ क्या मतलब हो गया, यहाँ से एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ वराहमिहिर किस वंश से रिलेटेड थे, तो ये गुप्त काल से रिलेटेड थे। कब से, गुप्त काल से रिलेटेड थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए हम लोग को पता है कि लक्षद्वीप भारत का ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इधर है आपका लक्षद्वीप। तो इसको हम लोगों ने बोला अरब सागर। क्या बोला, अरब सागर बोला। तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। अच्छा क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड हैं। तो याद रखिएगा टोटल 36 आइलैंड है। कितने आइलैंड हैं, 36 आइलैंड हैं लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार और निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया। तो देखिए नेवी ने 2 चीज़ लॉन्च किया है, निस्तार और निपुण। आपसे यही पूछ रहा है कि ये कहाँ लॉन्च हुआ है। ऑप्शन गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, अच्छा न्यूनतम समर्थक मूल्य को हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, की घोषणा अनुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो मूंग प्रति क्विंटल का मतलब 100 kg है ना, उसमें निर्धारित किया है। तो आंसर क्या है आपका, 8558 रुपये निर्धारित किया है। कितना, 8558। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार MSP के थ्रू कितने ऐसे सीरियल्स हैं यानी फूड ग्रेन्स हैं जिसका रुपीज़ तय करती है। तो आंसर है 22। कितना, 22 ऐसे फूड ग्रेन हैं जिसका प्राइस सरकार MSP के थ्रू तय करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका के बारे में अगर जानना है तो और क्या जानेंगे, तो सबसे पहले ये जाने कि आज़ादी कब हुई। आज़ादी हुई 4 फरवरी 1948। कब हुई, हम लोगों के 6-7 महीने बाद 48 में। और साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि इसकी आज़ादी भी किससे हुई, ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन का ही गुलाम था ये। अच्छा ऑप्शन में नेपाल भी दिया हुआ है। तो याद रखेंगे जब हम बात कर लेते हैं म्यांमार का, तो म्यांमार की भी आज़ादी इसी साल हुई थी लेकिन 4 जनवरी को हुई थी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 4 जनवरी को म्यांमार का हुआ था इसी साल और 4 फरवरी को श्रीलंका का हुआ था। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरियार बांध, जो मुल्ला पेरियार बांध है जो कि पेरियार नदी केरल पे स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है। तो याद रखिएगा ये जो पेरियार बांध है ये है आपका केरल में है, ये तो क्लियर हो गया। तो 3 देख रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया पहले ही, केरल है ही नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा केरल तमिलनाडु। यहाँ पर आपका क्या है, पेरियार बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं इसके जो बैठक होता है, मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता मेयर करता है। कौन करते हैं, मेयर करते हैं। और मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई हैं। तो याद रखिएगा ये कौन है, मिशेल बुलॉक है। कौन है, मिशेल बुलॉक। ये करंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन है, मिशेल बुलॉक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे ग्रीडा नामक लोक नृत्य किससे रिलेटेड है, आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। किससे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले जिनका निधन हाल ही में हुआ है किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा पेले के बारे में ऑप्शन देख ले, पुर्तगाल, उरुग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। आंसर है आपका क्या, ब्राज़ील। कहाँ के फुटबॉलर थे, ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। अच्छा जब बात फुटबॉल की आ गई है, किसकी, फुटबॉल की, तो याद रखेंगे 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था, कतर में। अच्छा जीता कौन और हारा कौन, तो जीता फ्रांस।
कौन जीता? फ्रांस। और हारा कौन? अर्जेंटीना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ है? कतर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये आपका, पहले तो आंसर मैं बता दूं फिर बता दूं इसका रीज़न। आंसर होगा आपका तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। और ये अभी जो हमारा चल रहा है दुर्गा पूजा, उसी के उपलक्ष्य में 9 दिन तक चलता है बथुकम्मा। ये भी एकदम करंट का क्वेश्चन कह लीजिए। बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना मनाया जाता है। और हमारे जनरल स्टडीज़ का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही मई 2023 में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए यानी कि ग्रेजुएट और पीजी, ठीक है, के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा इस शुरुआत कौन सा है? स्टार्ट है। उसको क्या बोला गया है? स्टार्ट बोला गया है, START। ठीक है, किसके लिए? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए, यानी इनिशियल ट्रेनिंग देने के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंस का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध सोर्स है? देखिए जनरली हम बात करते हैं ऊर्जा का तो हम लोग को माइंड में कार्बोहाइड्रेट आता है, लेकिन याद रखिएगा कि ऊर्जा पर ग्राम की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो किस में है? लिपिड में होती है। किस में होती है? लिपिड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या कितनी है? ये जो गला के पीछे हम लोग कहते हैं ना, सर के जस्ट नीचे पीछे साइड से, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितनी हड्डियों से मिलकर ये बना है। तो ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? ये है आपका टोटल 7। कितना है? 7। चलें आगे। टोटल कितना है? गला से लेकर पूरा पीठ के नीचे तक ये टोटल 33 है। 33 में क्या 7 आप हटा लीजिए, रिमेनिंग जो पूरा पीठ रह गया है वो 26 है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाला निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे कौन सी बीमारी है? बीमारी है आपका TB, दमा और तपेदिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है, दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। और इस योजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। यहाँ आपका एक ये आपका 2 ओम है और ये आपका 6 ओम है ना। आपसे पूछ रहा है कि 6 ओम वाले प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग V की। क्वेश्चन में V दे रखा है क्या? क्वेश्चन में V दिया है 12 वोल्ट। कितना? 12 वोल्ट। तो ये आ गया 12। और R देखिए जब दोनों श्रृंखला में हो और इधर से ये आपका बड़ा वाला साइन बताता है कि ये पॉजिटिव है, जब इधर से जा रहा होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाता है और ऐड होकर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 12/8 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर आपका आंसर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण के बारे में बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? राइजोबियम जो होता है वो होता है। ऑप्शन में राइजोबियम है? नहीं है। तो राइजोबियम क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। याद रखिएगा उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको कह रहा है क्या कि एक ऐसा डिवाइस को कनेक्ट करना है आपको, तो क्या होगा? उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। क्या करते हैं? पोर्ट कहते हैं। पोर्ट किसको बोलते हैं पता है? उस होल को बोलते हैं जहाँ एक मोटा सा लेयर ऊपर खाली रहता है, नीचे ज्वाइंट रहता है, आप इसमें घुसाते हैं। टोटल 3 पोर्ट होते हैं जनरली लैपटॉप में, है ना, 3 से 4। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ऐसा क्या है जिससे आप किसी भी चीज़ सिस्टम को जोड़ सकते हैं। आप माउस को अगर कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू तो इसी पोर्ट में डालते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो आई होप सो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन है। मीथेन है। फार्मूला क्या है आपका मीथेन का? CH4 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या है आपका? इंफ्रारेड है, पराबैंगनी है, गामा किरणें हैं और माइक्रोवेव है। घटते हुए तरंग दैर्घ्य
के आधार पर इनका विन्यास क्या है। तो याद रखिएगा, मैंने हमेशा से कहा है जो सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य है वो किनका है, आपका गामा रे का है, मतलब सबसे लास्ट में ये होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन है 658 का ये रहा। तो देखिए आपका सबसे पहले जो गामा रे की बात कर रहे थे हम लोग, वो गामा रे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका 3 नंबर। एक तो यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, माइक्रोवेव आएगा, 4 नंबर का ऑप्शन है ये। और फिर क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा, फिर पराबैंगनी आएगा और फिर आपका गामा रे आएगा। चलें आगे। तो सबसे ज़्यादा इन चारों में अगर बात करें तो किनका है, तो याद रखिएगा इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका है, माइक्रोवेव का है। तो पहला 4 आ गया। उसके बाद किसका है, इंफ्रारेड का है, तो 1 आ गया। फिर पराबैंगनी 2 और गामा रे 3। तो 4 2 1 3, 4 1 2 3 इसका आंसर होगा। चलें आंसर नंबर 1। अगला क्या है आपका, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को गहरा नीला रंग प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा, गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, गहरा नीला। कौन, कोबाल्ट ऑक्साइड। अच्छा बात कर लें कोबाल्ट का, तो याद रखिएगा कोबाल्ट का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 27। कोबाल्ट का क्या है, 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, जाइमेज का। किसका, जाइमेज का उपयोग करेंगे, ये एक तरह का उत्प्रेरक है। ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए वापस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रायोलाइट जो है वो अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का। किसका है, एल्यूमिनियम का है। चलें आगे, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा 1921 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टाइन को, वो लाइट के क्षेत्र के लिए मिला था। किसके लिए, लाइट। लाइट का कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2000 कूलाम आवेशों को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने किया जाने वाला कार्य इतना है, तो V का मान। तो देखिए V इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी Q/V, आवेश। ठीक है, सॉरी W/Q। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, वो कार्य जिसको करने में कितना जो है आप कूलाम कहाँ से कहाँ तक लाए हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन में कह रहा है कितना कार्य किया आपने, 90 जूल कार्य किया। और टोटल आपके पास कितना था आवेश, आवेश था 2000। कितना था, 2000। तो जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/200। और 9/200 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सबसे छोटा वैल्यू है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सबसे छोटा वैल्यू बी वाला है, 0.045 आपका क्या होगा, आंसर होगा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का ये 12 का क्वेश्चन है, वंडर वॉल्स के समीकरण में ए का विमा क्या होगा। तो वंडर वॉल समीकरण में भी सीधा सीधा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कभी डीप में अगर इसको पढ़े तो समझेंगे कि ए का विमा कैसे निकलेगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लीजिए, ml5t-2, जहाँ m क्या है आपका मास है, l क्या है लेंथ है जिसको मीटर कहते हैं, और t क्या है आपका टाइम है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान विमाओं वाला युग्म है, मतलब ऐसा दो कौन सा है जिसका कि विमा समान है। वापस से मैं बता दूं, ये जो अभी आपने ऊपर देखा ml5 और t-2 इसी को विमा कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा कार्य और बल आघूर्ण दोनों का विमा क्या होगा, बराबर होगा। कार्य किसको कहता है, W = Fs होता है ना, F यानी कि फोर्स, S यानी कि डिस्टेंस। बल आघूर्ण भी कहते हैं टॉर्क को, टॉर्क का होता है आपका फोर्स और रेडियस। रेडियस का मतलब हो गया सेंटर से दूरी, तो दोनों का ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। चलें आगे। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के बीच में दो कोशिका अगर आपस में सटे हैं और इनके बीच में कोई गैस का आदान प्रदान हो रहा है तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, वसा का पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन क्या क्या है, रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है और पित्त है। तो आंसर क्या होगा, पित्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही जो है फैट के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है।
तो याद रखिएगा ये किसका है। जब कैल्सीफेरॉल आ गया तो हम लोग बात कर लें किसकी, विटामिन डी का। तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल है ये आपका विटामिन D2 का है। किसका है, विटामिन D2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है। देखिए आपने जब सेल के बारे में अलग अलग कक्षा के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने सबसे पहला सेल पढ़ा होगा K, फिर होता है L, फिर होता है M, फिर N होता है, इस तरह से आगे चलता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है कितना, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है, जिसमें पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 2, तो तीसरा सेल है। तो हम लोग K पहला सेल, L दूसरा सेल और M तीसरा सेल है, तो आंसर क्या होगा, M कक्षा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। चलें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो जो लोग इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग क्या कहलाएगा, LPG कहलाएगा, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें यही दोनों भरा होता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भरा होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है। तो हम लोग को पता है कि क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग बुखार के लिए होता है, और इन सारे सब में जो बुखार है वो किस में आएगा, टाइफाइड में जनरली फीवर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के उस तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए आपको बात कर रहा है अवतल लेंस का, तो ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है, और कह रहा है ये अपवर्तन के बाद टकरा कर ये वापस बाहर की ओर जाता है, और जब हम लोग इसको बैक लाते हैं तो बैक ये कहाँ आएगा, ये आएगा इस पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं F, कहाँ पे, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस, ये आपका आंसर D होगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है, मतलब इंसुलिन कहाँ जनरेट होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है पेनक्रियाज, प्लीहा, लीवर और किडनी। तो आंसर क्या होगा, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, आपका स्रवण होता है। चलें आगे। अग्नाशय जो है आपको यहाँ पर आपका इंसुलिन जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास B1, B3, B12 और B2। आंसर होगा B3। B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है। तो पशुओं में जो फुट एंड माउथ नामक रोग है वो बेसिकली वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। चलते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले पेन पेपर के साथ तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से छोटी छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पर इतना का गुणज मिले। तो याद रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, इससे किसको गुना करना है। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। 27 से एक बार में डिवाइड करेंगे तो आंसर देखिए 1 किस में आ रहा है, पूरा डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, 1 आ रहा है आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जब आप इसको 3456 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो सबसे पहले बार में एक बार में 27 का 27 लगेगा, और इसलिए ये आंसर होगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो वापस से मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर लेना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए देखिए सबसे बड़ा भिन्न ये है, क्योंकि इसका वैल्यू मोर देन 1 है, तो अब फाइट इन दोनों के बीच में। यहाँ हम देखेंगे डेसिमल डाले तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, तो 8 तिया 24, 3 हो जाएगा। और यहाँ डेसिमल डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो 130 में 19 सत्ते 133, छके 6 ले लीजिए, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 3/8 होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और इसका अंतर 4 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए आंसर सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीपल होगा। कैसे होगा वो समझिए। आपको कह रहा है दो संख्या a और b है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। और देखिए क्वेश्चन में a प्लस बी का वैल्यू 30 दिया है, a माइनस बी का वैल्यू 4 दिया है। आपका सीधा आंसर क्या होगा, 120 होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका घातांक और कर्निंग का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4 हो जाएगा,
और इक्वल टू ये 2⁻³ जो 8 आ गया आपका, इसको 2⁻x कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो आपको होता है मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, 6 और 1 7, यानी फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻7x प्लस 8 इक्वल टू 2⁻3। अब इसको इक्वेट करना है क्योंकि बेस सेम है, तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -5/7, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, छोटी छोटी संख्या बताइए जो 7 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। सबसे पहले इसका स्क्वायर करके देखेंगे 49, इसका स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया तो आ गया 193। आप कह रहे हैं 193 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, तो 193 के पास स्क्वायर कौन सा है, 196 है जो 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 3 और ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होगा 3। तो आई होप सो आप लोग को सेट में मज़ा आ रहा होगा। चलिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।